हेलो स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11th में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम डार्क रिएक्शन की पाथवेज डिस्कस कर रहे थे जो हमने डिस्कस की थी C3, C4 और कैम। आज हम डिस्कस करेंगे कैम पाथवे। तो आपको बता दें, जो ये कैम पाथवे होता है वो सिर्फ जीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। जीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन पाथवे नहीं है। जैसे C3 पाथवे था वो बेसिक पाथवे था, कॉमन पाथवे था, हर प्लांट में होगा। अगर प्लांट को ग्लूकोज बनाना है तो C3 पाथवे को करना ही पड़ेगा। पर हमने देखा था कि C3 पाथवे में फिर हमारे पास एक ड्रॉबैक आ रहा था, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक ड्रॉबैक की फॉर्म में फेस करना पड़ रहा था हमें इन C3 प्लांट्स। इसीलिए इन प्लांट्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। और अब इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने C4 पाथवे को अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर हमने कैन एनाटॉमी के बारे में बात किया था और हमने बताया था कि इसकी वजह से यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता और इसलिए जो C4 प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स की। सबसे पहले जीरोफिटिक प्लांट्स कौन से? जो डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं, यानी जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है। वो प्लांट्स जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है या डिजर्ट में ग्रो कर रहे हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट्स जो है वो नॉर्मल C3 साइकिल को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, इनके पास दो कंडीशन है। सबसे पहले तो वाटर स्कैरसिटी है, तो इन्हें वाटर को कंजर्व करना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 99% प्लांट के अंदर जो वाटर की लॉस है वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाटर लॉस है वो होता है ड्यू टू स्टोमेटा। क्लियर? और 99% वाटर का लॉस होता है। सनलाइट जैसे ही लीफ की सरफेस पे आती है तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होकर रिलीज कर देती है थ्रू स्टोमेटा। अब जीरोफिटिक प्लांट ने क्या एडेप्टेशन ली? इन्हें फोटोएक्टिव स्टोमेटा डेवलप करा। ये फोटोएक्टिव स्टोमेटा क्या करते हैं? ये फोटोएक्टिव स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहते हैं और रात के टाइम में ओपन होते हैं। जब ये दिन के टाइम में बंद रहते हैं और रात के टाइम में ओपन होते हैं तो जो वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन या सनलाइट या सन रेज की वजह से हो रहा था वो नहीं हो पाता। एक तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को। और जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मिनिमाइज हो जाता है तो आपका जो वाटर लॉस है वो कम होता है और प्लांट डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलो, ये तो फ़ायदा हो गया, पानी बचा लिया। दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बंद हो गई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो गई तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हॉल्ट होने लगा। तो इन प्लांट्स को कुछ ऐसी अडेप्टेशन करनी थी जिसकी वजह से ये अपने अंदर फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकें और इसलिए इन्हें परफॉर्म करने के लिए एक नया पाथवे निकाला, दैट इज कैम पाथवे। इस कैम पाथवे में C4 पाथवे की तरह दो टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, जो आपका रुबिस्को है और पेप्केज एंजाइम है वो एक ही टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज मेसोफिल सेल्स। इसमें दो अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, फिर इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, क्या होता है समझेंगे। रात के टाइम पे, एट नाइट, जब आपके स्टोमेटा ओपन हुए
उस टाइम पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इस टाइम पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, पर जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे वैसे एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर आ जाएगा। जैसे ही CO2 इस टाइम एंटर करेगा वैसे ही यहाँ पर 3 कार्बन का रिसेप्टर पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रेजेंट होगा, जो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेपकेज कंबाइन करके 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। याद रखें, कैम पाथवे और C4 पाथवे के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो हमेशा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। अब यह मैलिक एसिड पूरी रात यहीं पर स्टोर रहता है इन वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो जो आपको इंटरमीडिएट्स चाहिए उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पूरी रात आपने CO2 को पेप के साथ कंबाइन कराया, ऑक्सैलोएसिटिक बनाया, उसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया और मैलिक एसिड को स्टोर कर दिया वैक्यूल्स के अंदर। पूरी रात ये प्रोसेस चलता रहा, कंसेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड इंक्रीज होती रही। जैसे ही डे टाइम हुआ, सनलाइट आई, आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुई, मैलिक एसिड अब ब्रेक करने लगा CO2 और पेप में। इस CO2 ने उसी सेल के अंदर, सेम सेल के अंदर, फिर अब इस CO2 ने स्टार्ट कर दी कैल्विन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और आपका जो पेप है वो वापस से रीजनरेट हो गया। क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एब्सेंट इन कैम पाथवे। कैम पाथवे के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फिर क्या डिफरेंस है कैम पाथवे और C4 पाथवे में? तो आपको बता दें, C4 पाथवे में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से आपके पास 2 फोटोसिंथेटिक सेल थी, एक मेसोफिल सेल्स, एक बंडल शीथ सेल। ऐसी कोई भी क्रैंज एनाटॉमी आपको कैम पाथवे के अंदर नहीं देखने को मिलती। ठीक है? इसके अंदर आपकी जो मेसोफिल सेल्स थी उनके पास रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट था, और आपका जो पेपकेज एंजाइम था वो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट था। यानी साइट ऑफ बोथ द एंजाइम्स वर डिफरेंट, बट कैम पाथवे में ऐसा नहीं होता। कैम पाथवे के अंदर पेपकेज और रुबिस्को दोनों सेम मेसोफिल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? बट एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स इज डिफरेंट। याद रखना, मैलिक एसिड जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड है वही स्टेबल कंपाउंड है, उसे ही हम पूरी रात स्टोर करके रखते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को हम पूरी रात स्टोर करके नहीं रखते। पूरी रात हम मैलिक एसिड को वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? तो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स को सिर्फ पानी बचाने के लिए ये एक्टिविटी करनी थी, पर इसके साथ साथ उनने फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी रोक दिया और अपनी फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ को या इफ़िशियंसी को इंक्रीज किया। एक और पॉइंट यहाँ पर समझने का है, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है, और एक टाइम आता है जब हम देखते हैं कि लीफ के अंदर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। नो गैसेस एक्सचेंज इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन में हमने CO2 को रिलीज कर दिया। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी उसी को हमने यूज करके रेस्पिरेशन में CO2 की फॉर्म में रिलीज कर दिया। इसी CO2 को हमने यूटिलाइज करके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी वो रेस्पिरेशन में यूज हो गई, रेस्पिरेशन में जो CO2 बनी वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड द कंपनसेशन पॉइंट।
इस पॉइंट पर आके अब आपके इन्वायरमेंट से कोई भी एक्सचेंज बंद हो जाता है। नो गैसियस एक्सचेंज इज नोटिफाइड, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा गैसियस एक्सचेंज का एट द कंपनसेशन पॉइंट। कब होता है ये? नून के टाइम पे, जब आफ्टरनून में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत हाई होता है और रेस्पिरेशन भी हाई होता है, उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें, ये जो पेप्टेज एंजाइम है इसके पास कैपेसिटी है कि रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हो उसे वो यूटिलाइज कर ले। सिर्फ कंपनसेशन पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे जो CO2 रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन उसे यूटिलाइज कर लेता है पेप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पेप्टेज एंजाइम के पास CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि दुगनी CO2 को यूटिलाइज करता है फ्रॉम इंटरनल सेल्स एंड एटमॉस्फेरिक CO2 एज वेल। यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एंड होता है। आप प्लीज़ इसे NCERT में से रीड करें। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।